नाउ लेट्स डू द रिवीजन ऑफ लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर 7 में ये तो मैं एक एम मास की बॉडी वी वेलोसिटी से एक 2m मास की बॉडी रेस्ट पे उससे टकरा रही है, तो m1 की वेलोसिटी जो हो जाएगी वो उल्टी डायरेक्शन में v/3 हो जाएगी और 2m मास वाली बॉडी 2v/3 वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में जाएगी। तो इसे आप सबसे पहले प्रूव कर सकते हैं, तो मोमेंटम कंजर्वेशन और ई की डेफिनेशन लगा के। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 यू विल गेट v1 बराबर -b/3 और v2 बराबर 2b/3। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आप चाहें तो इसे याद कर सकते हैं कि m मास की बॉडी अगर v वेलोसिटी से कोलाइड करती है जो 2m मास वाली बॉडी से जो कि रेस्ट पे है, तो m मास वाले की बॉडी पीछे की डायरेक्शन में v/3 और 2m वाली सेम डायरेक्शन में 2v/3 से चलती जाएगी। और फिर सर ने बताया था कि कोलिजन का सबसे बड़ा हथियार मोमेंटम कंजर्वेशन होता है। फिर एक कंडीशन है, एक केस होता है जिसमें जैसे m1 की एक बॉडी है, अगर उसकी u1 वेलोसिटी है वो m2 वाली बॉडी से टकरा रही है जो कि एक रेस्ट पे है, और तो m1 की वेलोसिटी v1 हो जाती है और m2 की मान लीजिए अगर v2 हो जाती है, तो हमें v1 v2 की वैल्यू निकालनी। इसमें कंडीशन ये है कि जो m2 वाली बॉडी है जो उसका मास बहुत बड़ा है m1 वाले, तो हम इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन और ई की डेफिनेशन से जब हम निकालेंगे, देखिए m1 u1 प्लस ये रेस्ट पे है तो m2 u2 इसका यानी 0, m1 v1 प्लस m2 v2 और ई की डेफिनेशन v2 माइनस v1 u1 माइनस 0, तो ई के टर्म्स में v2 इज इक्वल्स टू v1 e u1 आएगा। फिर मोमेंटम कंजर्वेशन के बाद जब हम v2 की वैल्यू वो इसमें पुट करेंगे तो फिर हमारी ये इक्वेशन बन के आएगी। फिर जब हम m2 मास बहुत ज़्यादा बड़ा है तो m1 के कंपैरिजन में, तो जब हम m1/m2 बहुत भारी चीज़ से डिवाइड करेंगे तो ये टर्म बिल्कुल 0 आ जाएगा, मतलब बहुत कम नेग्लिजिबल, तो हम उसे 0 मान लिया। तो ऐसे जब हम करेंगे तो v1 की वेलोसिटी हमारी -u1e आएगी और v2 की बहुत ही कम आएगी, तो हमें उसे अप्रॉक्सीमेटली 0 मान लेंगे। तो ये क्वेश्चन यहाँ से ये कंक्लूज़न निकल के आता है कि अगर एक m मास की बॉडी u1 से कोई m2 मास की बॉडी जो रेस्ट पे उसे टकराए तो m1 वाली की वेलोसिटी v1 v2, तो अगर m2 बहुत बड़ी है तो उस केस में जो m1 वाली u1 वेलोसिटी से टकराई है वो कोलिजन के बाद उसकी वेलोसिटी वापस उल्टी डायरेक्शन में e टाइम्स हो जाएगी, तो -e, तो यहाँ पर v1 जो हो जाएगी वो -e टाइम्स ऑफ u1 हो जाएगी और v2 की 0 हो जाएगी। तो ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप मान सकते हैं, जैसे एक कोई बॉल है, ये बॉल है खेलने वाली बॉल और ये इस दीवार से जाके टकरा रही है। इस बॉल की अगर u वेलोसिटी है, फिर ये जाके इससे टकरा रही है और ये दीवार तो बहुत भारी होगी इस बॉल के कंपैरिजन में, तो ये बॉल कोलिजन के बाद उल्टी डायरेक्शन में e टाइम्स ऑफ अपनी इनिशियल स्पीड से वापस आ जाएगी। तो ये जैसे लाइक ग्राउंड पे कोई बॉल अगर कोलिजन कर रही है v वेलोसिटी से नीचे जा रही, तो कोलिजन के बाद वो e टाइम्स u से वापस आ जाएगी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे लाइक दिस m मास की बॉडी v वेलोसिटी से टकराई ev से वापस, यहाँ पर v से टकराई ev से वापस। अब अगर मान लीजिए e की वैल्यू 1 है, मतलब इलास्टिक कोलिजन, तो b से टकराई तो b से ही वापस, e की वैल्यू 1/2 है तो v/2 से वापस आएगी, लाइक दिस। फिर इसमें ऐसे आपसे मोमेंटम चेंज भी पूछ सकते हैं, तो चेंज इन मोमेंटम m इंटू फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ev माइनस, अगर नीचे की डायरेक्शन को मैंने नेगेटिव माना है तो -mb, तो मोमेंटम 0 नहीं होगा, यहाँ पर वेक्टरली ऐड करेंगे mb इंटू e+1 इंटू जे कैप। तो यही क्वेश्चन है। फिर सर ने एक क्वेश्चन करवाया, 2 kg की बॉल स्ट्राइक कर रही है ग्राउंड पर 8 मीटर पर सेकंड से,
जो डायग्राम में से शो है, और ई की वैल्यू 3/4 है। तो जब 2 वाली 8 से टकराएगी, ये फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, ई टाइम्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। तो 8 × 3/4, 8 × 3, तो फाइनल वेलोसिटी 6 हो जाएगी। चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम हम लगा देंगे। ठीक है। अगर हमें कांटेक्ट टाइम दे रखा होता तो हम ये जो कांटेक्ट फोर्स जो जब टकराएगी तो कुछ फोर्स भी तो लगेगी नॉर्मल ऊपर की तरफ, तो वो कांटेक्ट फोर्स भी निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम अपॉन कांटेक्ट टाइम, तो उससे, और इम्पल्स ऑन बॉल वो भी निकाल सकते हैं चेंज इन मोमेंटम से। फिर ये वाला क्वेश्चन है कि एक बॉल को ड्रॉप किया गया 3.2 मीटर हाइट से, एक ग्राउंड पे टकराई तो फाइनल ईवी से उठेगी। जब 3.2 मीटर से कोई चीज़ ड्रॉप करी जाती है तो ग्राउंड पे √2GH, तो वो वैल्यू मैंने 8 मतलब 8 से टकराई तो ईवी से वापस उठेगी, तो 8 ऑफ ईवी। तो ये आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर सर ने ये क्वेश्चन डिस्कस किया ईवी कोलिजन से रिलेटेड है, मैं आपको ये अदर सब में एक्सप्लेन कर देती हूँ। उसमें जैसे कोई बॉल है, अगर हमने ग्राउंड से 80 मीटर पर सेकंड से फेंकी है, तो देखिए 80 मीटर पर सेकंड से फेंकी है तो वो ग्राउंड पे 80 से आके टकराएगी। ठीक है, 80 से टकरा गई, लेकिन अगर यहाँ पर अब E1/2 है तो वो अब 80 से ऊपर नहीं उठेगी, वो दोबारा उठेगी 80 × 1/2, डेट इज़ इक्वल्स टू 40 मीटर पर सेकंड से। तो 40 से जब उठेगी यहाँ पर तो यहाँ पर 40 से उठेगी तो यहाँ तक, मान लीजिए यहाँ मैक्सिमम हाइट यहाँ तक जा रही है, तो 40 से ही वापस आएगी। अब यहाँ पर ई की वैल्यू अगर फिर से हाफ है तो अब ये 20 से उठेगी, तो फिर यहाँ तक जाएगी, फिर 20 से वापस आएगी, फिर दोबारा ई 20 का 1/2 से उठेगी ऊपर की तरफ। तो मतलब ये कोलिजन लाइक दिस ऐसे होता रहेगा, बॉल ऐसे ही होता रहेगा। ठीक है, बॉल कुछ ना कुछ E1/2 टाइम वाली वेलोसिटी से उठेगी ऊपर। फिर ऐसे आपसे पूछ सकते हैं कि थर्ड कोलिजन कितने टाइम पे हो रहा, तो आपको पता है ग्राउंड अगर t=0 से होएगा तो 8 सेकंड ऊपर जाने में लगेंगे, 8 सेकंड नीचे आने में लगेंगे, तो t=16 सेकंड पे पहला कोलिजन होगा, t=16 पे पहला कोलिजन होगा। फिर यहाँ से जब 40 से जब ऊपर जाएगी तो इसे ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा, 4 सेकंड नीचे आने में, तो 16 में 8 जोड़ूंगी तो 24 सेकंड्स पे इसका दूसरा कोलिजन होगा। फिर 20 से जब ऊपर जाएगी तो 2 सेकंड ऊपर जाने में लगेंगे, 2 सेकंड नीचे आने में लगेंगे, तो t=28 सेकंड पे इसका तीसरा कोलिजन होगा। ठीक है, अब आपसे किसी भी टाइम इंटर पे लोकेशन पूछ सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आपसे 19 सेकंड पे पूछी लोकेशन और पार्टिकल, तो देखिए 16 पे पहला कोलिजन हुआ, फिर 16 के बाद 24 पे, तो यहाँ पर 16 के बाद 3 सेकंड की जर्नी के बाद जो होगा वो उसकी लोकेशन होगी, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट हम ऐसे निकाल सकते हैं कि 16 पे तो ग्राउंड पे ही है, तो यहाँ से ये 3 सेकंड की जर्नी में वाई में कितना पहुँचेगी, ut + ½ AT² अगर मैं लगाती हूँ तो देखिए u 40 से गया इंटू टाइम 3 सेकंड, ऊपर की तरफ वेलोसिटी उधर पॉजिटिव, नीचे एक्सलेशन नेगेटिव, तो माइनस इसलिए लगा दिया, और 10 g लग रहा होगा, 10 × t = 3², तो यहाँ से आ जाएगा मेरा 120 - 5 × 9, 120 - 45, डेट इज़ 75। तो मतलब 70 यहाँ से 75 पे होगी, ये होगी लोकेशन ऑफ पार्टिकल t 19 सेकंड्स पे। ठीक है, अगर आपसे एवरेज स्पीड पूछे तो अब एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, t 19 सेकंड्स, t 0 to 19 सेकंड्स में, तो देखिए 0 से 8 सेकंड में देखिए तो ये h1 हाइट चला, फिर उतना ही इधर नीचे चला, तो h1 कैसे निकालेंगे, 80² / 2g से, उतना ही नीचे चला यानी उसका डबल, और फिर यहाँ इधर से 75 चला तो 80² / 2g + 80²
डिवाइडेड बाई 2g प्लस 75 अपॉन टोटल टाइम इसमें कितना लिया, टोटल टाइम देखिए 16 और 3 19 तो 19, तो ये हमारी होगी एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर b वेलोसिटी से कोई भारी ऑब्जेक्ट पे टकराता है, जैसे बॉल हो गई, ग्राउंड हो गई, रेस्ट पे, तो वो ev से वापस उठेगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर आपको तो फिर यही था इसमें कि कितने टाइम पे ऐसे क्वेश्चन सर ने बताए थे। आप चाहें तो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राम की 80 थी, फिर नीचे ग्राउंड पे आया, फिर मतलब 80 से फेंका, टॉप मोस्ट पॉइंट पे गया, फिर से नीचे आया, मतलब फिर एकदम से इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी इतनी होगी। लाइक दिस आप डायग्राम भी बना सकते हो। फिर एक्सेलरेशन कांटेक्ट के इंस्टेंट पे डॉट 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 उस टाइम 0 हो गया होगा, पर इतना हमारे में पूछा नहीं जाएगा, तो यू कैन स्किप इट ऑल्सो। बस सर ने कराया तो मैं आपको रिवाइज़ करा दे रही हूँ। और फिर एक ये है, ये चीज़ ये मैं आपको समझाती हूँ, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें ये है कि यू से फेंका, यू से नीचे आया, ठीक है, फिर यू से उठा, फिर ई यू से नीचे आया, मगर मान लीजिए ग्राउंड का कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ही है, फिर ई स्क्वायर यू से उठा और ई स्क्वायर यू से नीचे आया। तो इसका मतलब ये हुआ, पहला टाइम ऑफ फ्लाइट हम लिखेंगे t = यू वाई, तो यू वाई जी। दूसरा टाइम ऑफ फ्लाइट मैं लिखूँगी 2e यू वाई जी। तीसरा टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए मैं लिखूँगी 2 × e² वाई यू वाई जी, क्योंकि यू वाई अब ये हो गई, उससे पहले ये थी, क्योंकि मैंने बोला था ई से जाएगा तो ई यू से उठेगा ना, तो वही केस हो गया। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो जो हो गया T1 T2 और T1 T2 T3 का जो रेशियो हो गया वो 1 था पहले, फिर ई स्क्वायर, मतलब स्क्वायर के टर्म्स में। अगर मैं अब एच के टर्म्स में देखूँगी तो एच में u²/2g होता है, तो यही स्क्वायर में आ जाएगा, तो रेशियो हो जाएगा 1:H1 H2 और H3 में e² e⁴। आई होप आपको क्लियर होगा ये कैसे आ गया। आप चाहें तो यहाँ से देख भी सकते हैं, e² × T0, ऐसे T2 के टाइम को e पहले बार T1 के टाइम को T0 मान लिया, तो T2 टाइम = e(T0), T3 टाइम e² T0, और ये H1 H2 ये ऐसे आ गया, ठीक है। फिर ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आई विल एक्सप्लेन यू। उस क्वेश्चन में ये था कि एक कोई बॉल है हॉरिजॉन्टल से 53 डिग्री के एंगल पे 100 मीटर पर सेकंड से मैंने फेंका, तो इधर वाला कंपोनेंट 60 होगा, इधर वाला 80 होगा। अब ये फिर जाएगी, मतलब ऐसे जाएगी तो यहाँ पर टकराएगी, लेकिन एक्स की वेलोसिटी इसमें भी 60 रहेगी, लेकिन 80 से गई, 80 से टकराएगी नीचे, वो तो बात सही। लेकिन अगर ग्राउंड का कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1/2 है तो ये उठेगी इस बार, तो ई 80 का 1/2 टाइम से। एक्स वाली वेलोसिटी सेम रहेगी, मतलब एक्स में 60 से उठेगी, लेकिन वाई में ई टाइम्स ऑफ यू टकराने वाली वेलोसिटी, डेट इज़ ई डेट इज़ 1/2 × 80, डेट इज़ 40 से उठेगी। फिर यहाँ पर जब टकराएगी तो टकराएगी यहाँ पर 60, एक्स की 60 रहेगी, 40 से टकराएगी, लेकिन अब उठेगी तो इसका 1/2, यानी 1/2 ऑफ 40, डेट इज़ 20 से उठेगी। फिर 20 से टकराएगी, एक्स में 60 रहेगी और 20 से टकराएगी, और ई वाई यू से उठेगी, मतलब 10 से उठेगी, और इधर आगे की डायरेक्शन में 60, तो लाइक दिस, तो इसका मोशन ऐसे होता जाएगा। तो अब आपसे
इसमें ये पूछ सकते हैं कि टी इज इक्वल्स टू पहला कोलिजन कितने पे हुआ। देखिए 80 से टकराई, 80 से ऊपर वाई टाइम के लिए वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी देखेंगे 2u/g होता है, तो 2